नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल शानदार होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एक एक दिन में अब दो दो टेस्ट आपको दे करके और जो बीच में गैप हुआ था उसको मैं कवर कर लूंगा। तो चलिए, आज ही मैं आपको सेट नंबर 16 भी उपलब्ध कराया हूँ। अब आपको सेट नंबर 17 भी मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। प्रश्नों का लेवल बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला है। लेवल जो मिलेगा बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड मिलेगा। देखिए, प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो चलते फिरते प्रश्न होंगे, परीक्षा में आएंगे बिहार पुलिस के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। पढ़िए वही जो एग्जाम में आए, उससे बढ़िया अगर फालतू पढ़ना है तो फिर मत पढ़िए। चलिए, तो देखते हैं फटाफट अंदाज में। सेट नंबर 17 कह रहा है, यूकारियोटिक कोशिका के केंद्र पर झिल्ली का आवरण होता है। वह किस प्रकार का आवरण होता है? सिंगल, डबल या तीन झिल्ली का, या लेयर होता ही नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बताता हूं कि यूकारियोटिक जो है, इसमें देखिए एक और ये दो दो प्रकार का झिल्ली होता है। यूकारियोटिक जो होगा उसमें दोहरी झिल्ली होती है, ध्यान दीजिएगा। तो बढ़िया प्रश्न है। सवाल संख्या 2, इनमें से किस विटामिन का रासायनिक नाम एक्सो एक्से एक्सरोफाइटाल, जी हाँ एक्सरोफाइटाल, याद रखिएगा। देखिए, एक्सरोफाइटाल, इसको आप रेटिनॉल भी कहते हैं। अब आप जान गए होंगे कि रेटिनॉल किसको कहते हैं। तो रेटिनॉल विटामिन ए, यानी कि एक्सरोफाइटाल भी विटामिन ए को ही कहा जाता है। चलिए, अनिद्रा, निद, नयाना, बहुत सारा कभी कभी आपने देखा होगा कि नींद ही नहीं आएगी, जब सोने जाएंगे तो नींद ही नहीं आएगी। तो जानिए कि आप में विटामिन B5 की कमी हो रही होगी सामान्य परिस्थिति में। और तनाव से भी होता है, बहुत सारा रीजन है, लेकिन सामान्यतः जो अनिद्रा होता है वह विटामिन B5। कभी ऐसा हो तो वैसे चीजों को खाइए जिसमें विटामिन B5 आपको मिल जाता है, नींद आपको आएगी। तो ध्यान देना है, विटामिन B5। चलिए, प्रोकैरियोटिक जीव, देखिए ये दो तरह का आपको पढ़ना होता है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं बार बार कराता हूं। तो प्रोकैरियोटिक जीव में क्रेब्स चक्र जो क्रिया होती है वह सेल मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन में संपन्न होती है। कहां संपन्न होती है? सेल मेम्ब्रेन में संपन्न होती है। यानी कि चौथा प्रश्न का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, यदि हवा का टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की, देखिए जल जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तो वो अपने अंदर ज्यादा जल वाष्प सोखेगा, नहीं सोखेगा। नदी में देखिए, पानी में देखिए, तालाब में जब तापमान हवा में ज्यादा रहता है तो वो क्या करेगा? ज्यादा पानी को सोखेगा। तो तापमान ग्रहण करने की क्षमता जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चलिए, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो स्थिर अनुपात जो नियम था यह प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। स्थिर अनुपात का नियम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। सड़े हुए अंडे जैसे गंध आती है। तो देखिए, सड़े हुए अंडे जैसे गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड। जी हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड है कोई ऑप्शन में? बी में नहीं है, देखते हैं। हाँ, सी, हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े हुए अंडे। एक पूछता है कि शौचालय से, अब कभी सार्वजनिक शौचालय जाइए, सामूहिक शौचालय जाइए, स्टेशन के पास जाइए या बस स्टैंड के पास जाइए, तो वहाँ शौचालय के बाहर अजीब सी बदबू आती है। तो शौचालय से अमोनिया गैस की बदबू आती है। पूछता है प्रश्न कि शौचालय से अमोनिया गैस की बदबू आती है। सड़े हुए अंडे जैसे बदबू कहाँ से? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। सड़ी मछली जैसी, तो देखिए सड़ी मछली, ट्रिक मैं बता देता हूँ। ओजोन से सड़ी मछली, ऐसे याद करिएगा, OSM। चलिए, सवाल संख्या 8, प्रोटीन का मुख्यतः पाचन होता है। तो प्रोटीन का जो पाचन मुख्यतः होता है वो कहाँ होता है भैया? तो प्रोटीन का जो मुख्यतः पाचन होता है वो आपके अमाशय में होता है। कहाँ होता है? अमाशय में। प्रोटीन का जो मुख्यतः पाचन होता है वो होता है अमाशय में। इंसुलिन के अति स्राव, अति मतलब ज्यादा, इंसुलिन के ज्यादा स्राव से रक्त में क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा कम जाएगी। जब इंसुलिन ज्यादा निकलने लगेगा, देखिए इंसुलिन ज्यादा निकले तब भी दिक्कत, कम निकले तब भी दिक्कत। कम निकलेगा तो आपको मधुमेह होगा, बाद में आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। अब इंसुलिन ज्यादा निकलने लगेगा तो आपको हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब अधिक, है ना। तो यहाँ अधिक निकल रहा है तो हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। जिसको कम निकलता है उसको हो जाता है मधुमेह।
तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए, अल्कोहल जो है यह सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निर्माण करता है। ये प्रश्न मैं करा चुका हूं पहले भी, तो ध्यान रखना है हाइड्रोजन गैस। चलिए, आवर्त सारणी का त्रिक सिद्धांत अगर पूछे तो बताएंगे डॉबेराइनर। देखिए यहाँ पर 2-3 प्रश्न पूछेगा। त्रिक सिद्धांत पूछता है डॉबेराइनर, अष्टक सिद्धांत पूछता है तो न्यूलैंड्स। ये दोनों कम से कम आप याद रखिएगा, त्रिक, डॉबेराइनर, अष्टक, न्यूलैंड्स, दोनों याद रखना है। 3 और 8 ये दोनों तो कम से कम आपको याद रखना ही है। स्फिग्मोमैनोमीटर, जी हाँ, स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है उससे आप क्या मापते हैं, तो ब्लड प्रेशर मापते हैं। आप देखते हैं ना कि आपके बाजू में हाथ में ऐसे करके लगाएगा, यहाँ पर बांधेगा और फिर पुचुर पुचुर करके प्रेशर देगा, पारा ऊपर चढ़ेगा, वो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्टेथोस्कोप क्या होता है, तो डॉक्टर को आप देखे होंगे कि वो आला लगाए रहता है, आला लगाए रहता है, उसी से मापता है। पायरोमीटर से आप जानते ही हैं कि क्या मापा जाता है ना। चलिए, हाइड्रा में जनन, ये जनन वाला आपसे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको याद रख लेना है। जनन वाला जब भी पूछे तो जान लीजिए। हाइड्रा पूछे तो हाइड्रा में बताइएगा कि मुकुलन के द्वारा। प्लाज्मोडियम में मैं बताया था आपको, पहले मैं बताया हूं ना, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन के द्वारा, ये भी ध्यान देना है आपको। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा। चलिए, कह रहा है संहति का मात्रक क्या होता है, तो संहति का जो मात्रक होता है वो होता है केजी, यानी कि किलोग्राम। संहति का मात्रक आपका किलोग्राम हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा संहति का जो मात्रक है भाई वह क्या है, किलोग्राम, यानी कि केजी है। चलिए, इसे भूरे शैवाल के रूप में भी जाना जाता है, तो फियोफाइसी को भूरे शैवाल के रूप में जाना जाता है। रेडोफाइसी को लाल शैवाल जानते हैं, है ना, और फियोफाइसी भूरा शैवाल, क्लोरोफाइसी नीलहरित शैवाल। तो ऐसे करके आप सब कुछ याद कर सकते हैं। चलिए, यूकारियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र कहाँ होता है, आपसे ये 2 तरह का पूछा जाता है, कभी प्रोकैरियोटिक कभी यूकारियोटिक। तो यूकारियोटिक पूछे तो बताएंगे कि यूकारियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया में, यूकारियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहां आपसे पिछली वीडियो में देखा था आपने, प्रोकैरियोटिक पूछा था, तो प्रोकैरियोटिक बताए तो बताएंगे प्लाज्मा झिल्ली, यूकैरियोटिक पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों को याद कर लीजिए, प्रोकैरियोटिक पी से प्रो और पी से प्लाज्मा झिल्ली आपको याद रखना है। यूकैरियोटिक तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई, बाद में नहीं कोई आपको बताने वाला है। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की होती है ना। जीवाणु की पेप्टाइडोग्लाइको, याद रखिएगा। एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है तो आसंजक बल के द्वारा, किसके कारण, आसंजक बल के कारण, किसके कारण, आसंजक बल के कारण। चलिए, इनमें किसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, देखिए प्रकीर्णन का मतलब सीधा सा समझिएगा, ये प्रकाश है, ये जितना कम बिखरेगा कहा जाएगा कि इतना कम प्रकीर्णन है। अब आप सूर्य को देखते हैं तो सूर्य से तो प्रकाश के 7 रंग निकलता है, लेकिन आपको दिखता है केवल लाल मैक्सिमम सुबह के समय। क्यों, क्योंकि बाकी रंगों का प्रकीर्णन अधिक होता है, वो बिखर जाता है, बिखरने के कारण फैल जाता है, नहीं दिखता है। लाल जो है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जब कम प्रकीर्णन होगा तो वो अच्छा से दिखेगा, कम फैलता है या अच्छा से दिखता है, तो लाल हो जाता है सही ऑप्शन। फिनाल्फथिलीन, फिनाल्फथिलीन का जो क्षारीय विलयन होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये होता है पिंक, गुलाबी। फिनाल्फथिन का जो क्षारीय विलयन होता है, अम्लीय नहीं क्षारीय, वह गुलाबी होता है, ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न, ल्यूसेंट में इस प्रश्न को दिया हुआ है। नीला थोथा, देखिए एक होता है सफेद थोथा, एक होता है हरा थोथा, एक होता है नीला थोथा। तो नीला थोथा पूछता है बहुत ज्यादा, नीला थोथा याद रखिएगा कि कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, जी हाँ, कॉपर सल्फेट नीला थोथा। चलिए, यह प्रश्न को अक्टूबर वाले एग्जाम जो 21,391 में जो हुआ था उसमें पूछा था कि गन्ने में लाल सड़न रोग का कारण क्या है। तो जो गन्ने में लाल सड़न रोग है उसका कारण है कालेट्रिडिकम फॉक्टम, जी हाँ, कालेट्रिडिकम फॉक्टम जो है वह गन्ने में लाल सड़न, गन्ना आप देखे है ना उसमें लाल सड़ा हुआ रहता है बीच बीच में, उसका। ये प्रश्न मैं पहले भी आपको कराया हूँ, क्यों कराता हूं मैं बार बार प्रश्न, जब क्यों कराता हूं, जो प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मैं उसको रिपीट करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। अगर मैं रिपीट ना करूं तो फिर आप लोग देखेंगे भी नहीं।
और ऐसे ऐसे प्रश्न ना एग्जाम में आते हैं। आप देखिए ये तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, पूछा हुआ है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं आप कर सकते हैं। चलिए, नील हरित शैवाल आते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। नील हरित शैवाल किसके अंतर्गत? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। कैसे याद रखना है? एम से मोनेरा और एन से नील, है ना, नील हरित शैवाल मोनेरा जगत, ऐसे याद करिएगा। चलिए, इनमें से कौन प्राकृतिक सूचक भी है? यह प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। लाइकेन जो है ना, ये जहां ज्यादा प्रदूषण रहता है यहां उगेगा ही नहीं, इस वजह से इसको माना जाता है कि ये तो भैया प्राकृतिक इंडिकेटर है ना, क्योंकि जहां गंदगी है वहां ये उगेगा ही नहीं। लाइकेन उग रहा है तो समझिए कि यहाँ गंदगी कम है, नहीं गंदगी है, वैसे याद करिएगा। चलिए, इस प्रश्न को मैं पहले भी कराया हूं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैस अवस्था से सीधे ठोस, देखिए पिछली बार मैं कराया था तो बताया था कि ठोस से सीधे गैस, यहाँ कह रहा है कि गैस से सीधे ठोस, वो होता है निक्षेपण। देखिए ये दो चीज समझिएगा, कपूर नेफ्थलीन को आप जानते होंगे। जैसे देखिए ये कपूर है, ठीक, क्या होता है, इसको आप गर्म करिए तो ये गैस नहीं बनेगा, है तो ये ठोस, लेकिन ये द्रव नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? पानी लिक्विड नहीं बनेगा, ये डायरेक्ट उड़ जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक। और गैस से भी अमोनिया क्लोराइड को लीजिए तो गैसीय रूप से उसको अगर करते हैं तो वो डायरेक्ट ठोस बन जाएगा, द्रव नहीं बनेगा। तो जब डायरेक्ट बने ठोस से गैस तो वो होता है ऊर्ध्वपातन, और डायरेक्ट बने गैस से ठोस तो वो होता है निक्षेपण। तो दोनों आपको याद रखना है। आई होप आपने देखा, अच्छे से आपने इसको समझा। तो सेट नंबर 17 भी मैं आपको करा दिया। कल आपको सेट 18 और 19 दोनों करा दिया जाएगा। जितना भी मैं छोड़ा हूं मैनेज आपको करा दूंगा, परेशान बिल्कुल भी मत होइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।